अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हमसे ये पूछा गया है करा एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। मेरे प्यारे बच्चों, कई बार बता चुके हैं कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी की बात करें, मान लो एक वेक्टर हमारे पास ये यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो ये क्रॉस बी अगर बच्चों राइट हैंड कर्ल रूल के अनुसार आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो बी क्रॉस ये परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्रॉस बी और बी क्रॉस ये दो ऐसे वेक्टर होंगे। अगर ये क्रॉस बी हमारा ऐसे है तो बी क्रॉस ये बच्चों यहाँ उसका अपोजिट होगा, बी क्रॉस ये। इनके बीच में एंगल हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन। तो बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा दिस विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट चॉइस होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा इसमें सॉल्व करने वाली बात नहीं है। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 23। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर 24। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है क्वेश्चन नंबर 24 में, देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में ये कहा गया है इफ y इज इक्वल टू कितना, cos x प्लस log x। बच्चों ऐसे दिया गया है log x बेस e, देन dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ के अंदर क्या होगी, यही सवाल है बच्चों। dy ओवर dx का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे बच्चों अगर मैं कहूँगा dy ओवर dx, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इधर हो जाएगा dx ऑफ दिस होल फंक्शन cos x प्लस नेचुरल log x। ओके, यहाँ के अंदर बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर प्लस या माइनस में दो चीज़ों का ऐसे एडिशन हो x के फंक्शन का, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, और यहाँ प्लस है तो प्लस ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x बच्चों x के रेस्पेक्ट में। अब देखो बिल्कुल सीधा सीधा cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों यहाँ के अंदर होगा माइनस साइन x, आपको पता है यहाँ x है और यहाँ भी x है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ के अंदर बच्चों प्लस हो जाएगा log x का 1 अपान x। ठीक है, बस यहाँ तक होगा, यही आंसर हो जाएगा, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। और यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट चॉइस बच्चों यहाँ के लिए होगा ऑप्शन बी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। देखें आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 25 एंड इट्स सॉल्यूशन। यहां के अंदर बच्चों ये बोला गया इफ y इज इक्वल टू कितना बच्चों, x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 का पावर 2, देन dy ओवर dx। तो यहाँ के अंदर पूछा गया dy ओवर dx की वैल्यू क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन। बच्चों अगर dy ओवर dx यहाँ के अंदर निकालना है तो कैसे हम ये काम कर सकते हैं, उसके दो तरीके हैं, या तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसको ओपन कर दो, या तो डायरेक्ट चेन रूल जो आपको बताया था। तो जब चेन रूल बताया तो उसी का यूज करेंगे, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dx ऑफ y यहाँ लिख देते हैं, इक्वल टू dx ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 की पावर 2। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ x का जो फंक्शन है, x का बच्चों जो फंक्शन है, पहले स्टेप में आप उस पूरे फंक्शन को अपने दिमाग में x ही मान लो। ये आपको समझ में अच्छे से तब आएगा जब इसका वीडियो लेक्चर आप देखे होंगे जो मैंने आपको दिया था। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ x स्क्वायर माइनस 3 को, इस पूरे ब्रैकेट को, इसके अंदर जो भी है उसको x ही मानेंगे। अगर x स्क्वायर होता और उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना होता तो क्या आता, आ जाता 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी 2x आ जाता। तो सिंपली यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3
एन एक्स की पावर एन माइनस 1 के अनुसार ये हो जाएगा बच्चों 2x² माइनस 3 की पावर 2 माइनस 1। फिर बच्चों इसकी भरपाई करने के लिए x तो यहाँ है नहीं, x के अलावा कोई और भी चीज है, तो बच्चों इसकी भरपाई करने के लिए मैंने बताया था अंदर वाला जो फंक्शन है उसका एक बार फिर से करना पड़ेगा। ddx आप ये वाला ब्रैकेट पावर हटा के जो बचा x² माइनस 3 का एक बार फिर करेंगे। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2x² माइनस 3 की पावर 1, और यहां के अंदर इसको x के रेस्पेक्ट में हम करेंगे तो यहां पर आ जाएगा x² का 2x और 3 का 0, माइनस यहां 0 हो गया। तो बच्चों ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x, 2 इंटू 2x 4 टाइम्स ऑफ x, और ये हो गया x² माइनस 3। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x³ और माइनस ऑफ यहाँ पर हो जाएगा 12x। ओके, यही इसका आंसर होगा बच्चों। और अगर यही आंसर होगा तो ऑप्शन में जाके देखें तो करेक्ट चॉइस मुझे जो दिख रहा है दिस इज ऑप्शन सी। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए होगा बच्चों ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखें आप लोग, करा रिजल्ट ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 26 में इसका सोल्यूशन देखने जा रहे हैं बच्चों। यहां के अंदर एक इक्वेशन लिखा हो y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन x। ऐसे हमसे कहा गया कि सर ये बताइए इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होगा। दोनों साइड को बच्चों x के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो यहां आ जाएगा d dx ऑफ y, और यहां आ जाएगा d dx ऑफ दिस मच e की पावर x इंटू यहाँ के अंदर बच्चों हो जाएगा साइन x। ऐसे ऐसे जो हमारा बच्चों कंडीशन है उसके अनुसार, जो यहाँ रूल है उसके अनुसार ये 2x का फंक्शन है। एक तो x का फंक्शन e की पावर x है और दूसरा x का फंक्शन साइन x है। 2x के फंक्शन को मल्टीप्लाई किया गया है। ऐसे केस में बच्चों डिफरेंशिएशन करते समय हो जाता पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर आ जाएगा पहला फंक्शन मींस e की पावर x इंटू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, फिर हो जाएगा प्लस प्लस दूसरा फंक्शन दिस मींस साइन x इंटू पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मींस डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x। यही सॉल्व कर लेना है। दैट इज क्वाइट इजी टू सॉल्व। नाउ वी विल हैव e की पावर x, साइन x का बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा cos x डिफरेंशिएशन, और यहाँ के अंदर आ जाएगा प्लस साइन x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन आप सबको पता है यहाँ के अंदर e की पावर x ही होना है। तो e की पावर x को अगर मैं कॉमन बुला लूँ तो e की पावर x कॉमन करने के बाद मुझे ब्रैकेट में मिलेगा cos x प्लस साइन x। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही इसका आंसर होगा बच्चों। और ऑप्शन में अगर जाके मैं इसको खोजूं कि कहां पर ये है तो ऑप्शन डी में हमें डायरेक्ट दिख रहा है। यहां करेक्ट चॉइस जो होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 26। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देखें, करा इवेल्युएट दी फंक्शन। यहां पर बच्चों एक चीज दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27 ऐसे लिख के दिया गया है इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 2 to 4, और यहां लिखा हुआ dx बाई x। इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई क्या होगा। बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट 2 से 4 की है 1/x यहां लिख लो, dx यहां लिख लो। ऐसे 1/x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में बहुत फेमस बात है, नेचुरल लॉग x के बराबर होगा। दिस विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग मीन्स लॉग की बेस e x, जिसकी लिमिट होगी कहां से कहां तक, 2 से 4 तक की। ठीक है, अब यहां पर 2 से 4 तक की लिमिट है तो इसको जब ओपन करेंगे बच्चों तो हो जाएगा इंटीग्रेशन की वैल्यू एट द हायर लिमिट माइनस इंटीग्रेशन की वैल्यू एट द लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा लॉगरिथम्स x बेस e व्हेन x की वैल्यू क्या लें 4 माइनस यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों लॉगरिथम x बेस e व्हेन x की वैल्यू
यहाँ के अंदर बच्चों कितना हो गया 2, हायर माइनस लोअर। ठीक है बच्चों, यही रूल होता है। तो यहाँ हो जाएगा नेचुरल लॉग 4, x की जगह 4, माइनस हो जाएगा नेचुरल लॉग यहाँ के अंदर बच्चों 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू हो जाएगा लॉग m अपान n, यानी कि ये हो जाएगा नेचुरल लॉग m यानी कि 4 अपान n का मतलब 2। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करें तो मुझे मिलेगा नेचुरल लॉग 2। इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल लॉग 2। और अगर मैं बच्चों यहाँ ऑप्शन जाके देखूं कि कौन सा करेक्ट होगा, तो हमारा करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर हो जाएगा ऑप्शन ये। करेक्ट चॉइस बच्चों ऑप्शन ये यहाँ के अंदर हमारा आ जाएगा। समझ आया बच्चों? दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर 28। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा गया है इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्यूशन पार्ट। बच्चों यहाँ के अंदर दिया गया इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट है 0 से π/4 की। इंटीग्रेशन किसका? साइन x प्लस यहाँ के अंदर बच्चों कोजाइंस ऑफ x, ऐसे इतने का इंटीग्रेशन मुझे करना है। कहाँ के रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। कह रहा है करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर क्या होगा। देखो बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो सीधे सीधे दो फंक्शन प्लस के रूप में हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों माइनस कॉस एक्स होगा। ठीक है, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, देखिए कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होता है साइन एक्स। अगर आपको याद हो, ना याद हो तो लेक्चर फिर से देख लीजिएगा आप लोग। बेटा यहाँ के अंदर इसकी लिमिट है कहाँ से कहाँ तक की? 0 से π/4 तक की। चलिए वैल्यूज रखते हैं, सॉल्व करेंगे। दिस वैल्यू एट हायर लिमिट माइनस दिस वैल्यू एट लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा बच्चों पहले तो माइनस कॉस एक्स, एक्स के स्थान पर π/4 प्लस साइन एक्स के स्थान पर π/4, ये हो गया हायर लिमिट पर ये वाले पूरे इंटीग्रेशन की जो वैल्यू थी उसकी व्हाटएवर जो वैल्यू हो, माइनस एट लोअर लिमिट यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स के स्थान पर बच्चों 0 माइनस नहीं प्लस, सॉरी माफ करिएगा, साइन एक्स साइन 0 लोअर लिमिट 0 है। सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ आंसर मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। माइनस कॉस π/2 का मतलब माइनस यहाँ पर 1/π/4 है, माइनस 1/√2 माइनस कॉस 45 हो गया, और साइन 45 के जगह पर आ जाएगा बच्चों प्लस 1/√2। चलो यहीं इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। और ये हो गया माइनस, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, और साइन 0 की वैल्यू बच्चों क्या हो गया 0। ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गए, यहाँ ये 0 हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ 1 आ गया। इसका आंसर आ गया बच्चों 1। और ऑप्शन में अगर जाके मैं देखूं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट जा रहा है, तो करेक्ट चॉइस हमारे पास यहाँ आ जाएगा ऑप्शन ये। ओके, ऑप्शन ये वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यहां कहा गया है इवैल्यूएट दिस, क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्यूशन पार्ट। बच्चों हमसे कहा गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस ऑफ 4 विथ रेस्पेक्ट टू x। लिमिट दिया गया है, लिमिट दिया गया है बच्चों 1 to 2। करा इसका क्या वैल्यू होगा यही बताना है। देखिए आप लोग बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए मैंने एक रूल बताया था कि अगर डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, माफ करिएगा डिफरेंशिएशन डायरेक्ट न्यूमरेटर में मिल जाए, तो उस केस में जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है वो होती है लॉगरिथम्स ऑफ डिनोमिनेटर।
तो जरा ऐसे पहले सोच लो दिमाग में कि इसको अगर मैं x के रेस्पेक्ट में 3x + 4 को x के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूं तो बच्चों ये आएगा 3 × 1 + 0 यानी 3 आ जाएगा। क्या ये न्यूमरेटर में है? नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं ना, ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो इसको ऐसे करेंगे बच्चों, 1/3 यहाँ कर देते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर कर रहे हो कि अंदर, और यहाँ पर 3 कर देते हैं ताकि बैलेंस रहे मामला। और ये हो जाएगा 3x + 4, 3x + 4, और बच्चों यहाँ आ गया dx। ओके, अब देखिए मामला भी बैलेंस हो गया। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट न्यूमरेटर में है, तो ऐसे केस में जो रूल मैंने आपको बताया था बच्चों, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में नेचुरल लॉग जो हमारे पास है बच्चों ये हो जाएगा 3x + 4, 3x + 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ अभी रुकिए, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट भी हमें रखना है। तो लिमिट रखने के लिए बच्चों ये इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आया ये हो जाएगा 1 to 2। अभी तक मैंने क्या किया, इसको बैलेंस किया। हमें एक रूल पता है कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट न्यूमरेटर में मिल जाए तो ऐसे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो ऐसा जब मैंने चेक किया कि डिनोमिनेटर मीन्स 3x + 4 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पता चला 3 आना चाहिए। तो 3 यहाँ लाने के लिए मैंने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 3 नीचे, और नीचे वाला जो 3 है उसको बच्चों मैंने यहाँ बाहर लिख दिया। अब यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। इसकी लिमिट होगी 1 से 2 की। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, 1 से 2 की। अब देखिए ये जो भी इंटीग्रेशन है इसको मान लिया i, इंटीग्रेशन i की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगी कितनी, 1/3। इंटीग्रेशन की वैल्यू एट हायर लिमिट जो कि हो जाएगा लॉगरिथम्स बेस e। x के स्थान पर बच्चों मैं 2 रखूंगा तो 3 × 2 6 + 4, 6 + 4 10, 10 आ गया। माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन की लिमिट एट, ये हो गया एट लोअर लिमिट, एट हायर लिमिट, माइनस हो जाएगा एट लोअर लिमिट। यहां के अंदर आ जाएगा नेचुरल लॉग, x के स्थान पर बच्चों 1 रखिए तो 1 × 3, 3 + 4 7, 7 ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब बच्चों एक बात आप सबको पता है, log m - log n, log 10 - log 7 अगर करोगे तो आ जाएगा log 10/7, 1/3 नेचुरल लॉग यहाँ हो जाएगा, नेचुरल लॉग बेस ही रहेगा 10/7। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगर इसको ऑप्शन में जाके आप देखोगे करेक्ट चॉइस यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। Option A would be the correct choice in this particular question. Now let's enjoy question number next one. बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा गया वैल्यू ऑफ साइन 1830 डिग्री विल बी। क्वेश्चन नंबर बच्चों 30, और यहां पर हमसे पूछा गया वैल्यू ऑफ साइन 1830 डिग्री विल बी व्हाट, यही सवाल है। बच्चों देखो यहां पर इसको मैं मॉडिफाई करके ऐसे लिख दूंगा, साइन 1830 डिग्री इक्वल टू साइन 360 × 5 प्लस ऑफ 30 डिग्री। इसको ऐसे करके देख लो, ये फिट हो जाएगा। 360 × 5 बच्चों यहां के अंदर 360 × 5 करोगे तो जो भी आएगा प्लस 30 करोगे यही वैल्यू आपको मिल जाएगी। और अगर यही वैल्यू मिल जाएगी, दिस इक्वल टू दिस है, तो 360 × 2 रहे, 360 × 3 रहे, 360 × 5 रहे, 360 × 10 रहे, 360 × समथिंग इंटीग्रल नंबर रहे। तो मैंने बताया है कि ऐसे केस में इतने पूरे को आप 0 के इक्विवेलेंट कर दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। तो यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री केवल आ गया यहाँ पर, क्योंकि इतना 0 के इक्विवेलेंट हो गया। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से अगर मैं करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर देखूं कौन सा होगा बच्चों, तो यहाँ करेक्ट चॉइस हमारा जाएगा ऑप्शन बी। ओके,
Option B would be the correct choice in this particular question. Now let's enjoy question number 31. बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है द वैल्यू ऑफ tan -2220 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बच्चों 31 सॉल्यूशन। हमसे कहा गया tan कितना डिग्री बच्चों, माइनस ऑफ 2220 डिग्री, ऐसे इसकी वैल्यू क्या होगी हमसे पूछा गया है। बच्चों पहली बार tan माइनस थीटा इक्वल टू होता माइनस tan थीटा, तो इसको मैं ऐसे बना दूंगा माइनस tan कितना डिग्री 2220 डिग्री, ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। यहाँ के अंदर बच्चों इसको मैं मॉडिफाई करूं तो ये हो जाएगा tan 360 इंटू 6 प्लस यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। इसको मॉडिफाई करके देख लो, यही आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ 360 इंटू 6 करोगे तो 0 हो गया, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और यहाँ के अंदर 3 और जोड़ लीजिए, इतना हो गया। इतना प्लस 60 तो बच्चों 2220 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इतना इतने के बराबर है। फिर वही बात 360 इंटू 6 ये 0 के इक्विवेलेंट मैं मान लूंगा, और यहाँ के अंदर बच्चों हो जाएगा माइनस ऑफ tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू बच्चों स्क्वायर रूट में 3 होता है। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा स्क्वायर रूट 3 आने का मतलब ऑप्शन जो करेक्ट हुआ दिस इज ऑप्शन ये। यहाँ पर बच्चों करेक्ट चॉइस जो हमारा हो गया दिस इज ऑप्शन ये। ओके, ऑप्शन ये यहाँ करेक्ट चॉइस होगा बच्चों। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द वेक्टर्स गिवन बिलो। जो वेक्टर दिए गए उनमें से क्या इनकरेक्ट है। यहां पर 32 नंबर है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, यहां वेक्टर हमारा ऐसे 5 वेक्टर मेंशन किए गए, ये B C D तक है, 4 वेक्टर है, 5 नहीं 4 है, A B C एंड D। बच्चों खास बात इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट फॉर द वेक्टर्स गिवन बिलो, ऑल वेक्टर्स आर इक्वल। मैं यहां देख रहा हूं सभी वेक्टर इक्वल हैं, सबकी डायरेक्शन भी सेम है और सबका मैग्नीट्यूड भी सेम है। बच्चों यहां के अंदर पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है वेक्टर ये माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। बच्चों सभी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल डायरेक्शन के हैं, तो ये वेक्टर बी वेक्टर से कैंसिल हो जाएगा, 0 वेक्टर मिल जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी। सी डी से कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब रिजल्टेंट वेक्टर 0 आएगा, सही लिखा है। ठीक है, यहां के अंदर अगला हमसे कहा गया है बी ऑप्शन में वेक्टर ये प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये। यहां पर बच्चों हमसे कहा गया दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ये, यहां माइनस डी है, माफ करिएगा माइनस डी, 2 टाइम्स ऑफ ये। बच्चों एक कोई सा कैंसिल कर लीजिए, सभी आपस में बराबर हैं, लेकिन प्लस माइनस होने की वजह से ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये प्लस बी हमारा 2a कह सकते हो, 2b कह सकते हो, 2c कह सकते हो, 2d कह सकते हो, सब सही होगा। तो यहाँ के अंदर ये भी सही हो गया। सी ऑप्शन में हमसे कहा गया है दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस ऑफ वेक्टर डी। सभी वेक्टर इक्वल हैं बच्चों, तो ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास इसको कह सकते हैं 4a या 4b प्लस 4c, या कह सकते हैं 4c या कह सकते हैं 4d। तो यहाँ के अंदर दिया है 4a, इसका मतलब सही दिया है। डी ऑप्शन में हमसे कहा गया है ये प्लस 2b प्लस यहाँ के अंदर c माइनस यहाँ के अंदर d, ऐसे दिया गया है। तो बच्चों कोई एक को कट कर लीजिए, ये माइनस डी है प्लस c, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ के अंदर 2b और ये मिलकर के हम कह दें 3b या कह दें 3a या कह दें 3c या कह दें 3d, सब बराबर ही होंगे क्योंकि ये इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d, सब बराबर ही हैं। यहाँ के अंदर बच्चों 3a के बराबर आएगा, जबकि क्वेश्चन में दिया है 5a।
यहाँ ऑप्शन में जो दिया गया है यहाँ 3a ना दे करके यहाँ 5a दिया गया है, जो कि नहीं होगा। तो वही पूछा कौन सा गलत है, इसने जो लिखा है इक्वल टू 5a ये गलत होगा और गलत वाला ही हमें निकालना था। यहाँ हमारा करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन डी। ओके, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड 2p इज परपेंडिकुलर टू p, देन द एंगल बिटवीन द फोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों, यहां कहा गया है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड 2p इज परपेंडिकुलर टू p, देन द एंगल बिटवीन देम। बच्चों दो फोर्स हैं, दो वेक्टर कह लीजिए। एक वेक्टर ये है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है p और दूसरा कोई है उसका मैग्नीट्यूड 2p है। ऐसे कहीं होगा, ऐसे कहीं होगा। इसका मैग्नीट्यूड बच्चों 2p होगा, इसको मान लेते हैं वेक्टर b, और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 2p के बराबर है। कह इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो p के पहले वाले वेक्टर, छोटे वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ऐसे बोला गया है। ऐसे रिजल्टेंट यहां कहीं आ गया। पैरेललोग्राम मेथड से अगर मैं कंप्लीट करूं बच्चों, ऐसे पैरेललोग्राम मेथड से अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो सिचुएशन कुछ ऐसे फिट होगा। ऐसे हमारा पूछा गया ये और बी के बीच में एंगल, मतलब ये पूरा एंगल क्या होगा, दिस वन, यही पूछा गया है। देखो बच्चों ये P है, तो पैरेललोग्राम अगर बना तो ये आर्म भी P के बराबर आएगा, और यहां पर ये 2P है, 2P है। ये वाला एंगल अगर मैं पता कर लूं, इसको मान लेता हूं अल्फा, तो बच्चों यहां के अंदर tan अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास, tan अल्फा नहीं sin अल्फा निकाल लीजिए, sin अल्फा की जो वैल्यू यहां के अंदर आएगी ये वाले ट्राइंगल में, इसमें, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, जल्दी हो जाएगा। यहां पर बच्चों sin अल्फा की वैल्यू आ जाएगी p डिवाइडेड बाई 2p, p डिवाइडेड बाई 2p, दैट मीन्स 1/2। अगर sin अल्फा 1/2 आया बच्चों तो अल्फा की वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री। हमसे पूछा गया कि बताइए ये और बी के बीच में क्या एंगल होगा, तो जो एंगल ए और बी के बीच में होगा बच्चों, सपोज करिए ये थीटा है, थीटा की वैल्यू यहाँ के अंदर आ जाएगा 90 प्लस अल्फा, यही तो होगा 90 प्लस अल्फा, यहाँ के अंदर आ जाएगा 90 प्लस 30, यानी कि 120 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर होगा 120 डिग्री। और इस तरह से बच्चों करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा 120 डिग्री, यहाँ रेडियन में दिया है, इसको रेडियन में बदलोगे 2π/3 आएगा, और यहाँ पर जो करेक्ट चॉइस आपका आ जाएगा दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कहा गया इफ यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। क्वेश्चन नंबर दिस इज 34। करा दो यूनिट वेक्टर हैं, वो एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। एक यूनिट वेक्टर ये है, दूसरा यूनिट वेक्टर बी है। यूनिट वेक्टर होने का सेंस ये है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग 1 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी, ये दोनों एक दूसरे से बच्चों थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं गया होगा। फिलहाल रिजल्टेंट की बात वो नहीं कर रहा है, उसने कहा दोनों के डिफरेंस का रिजल्टेंट, ये एंगल थीटा है। सिंपली हमसे कहा वेक्टर ए कैप माइनस वेक्टर बी कैप का मॉडुलस क्या होगा, यही पूछा गया ना। हाँ देखिए सब लोग, यहाँ पर बच्चों बाई फार्मूला दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ऐसे ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, यहाँ के अंदर आ गया ये स्क्वायर मीन्स, क्योंकि यूनिट वेक्टर हैं तो ये स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, और यहाँ के अंदर हो जाएगा -2 × 1 × 1 कॉस थीटा। यहाँ के अंदर बच्चों कॉस थीटा, थीटा के जगह पर
कॉस थीटा यहाँ पर है, हमें नहीं पता थीटा की वैल्यू, थीटा ही हम रखेंगे, थीटा गिवन नहीं है, थीटा के टर्म में ही आंसर लाना है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस 2 कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 को कॉमन कर लेता हूँ, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा ऐसे हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ बच्चों, वेक्टर ए कैप माइनस वेक्टर बी कैप का मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा बच्चों 1 माइनस, यहाँ मैं इसको बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, ये हो जाएगा बच्चों cos थीटा। cos थीटा को लिख देते हैं cos 2 इंटू थीटा बाई 2, इसको लिख देते हैं cos 2, cos थीटा के जगह पर रख देते हैं cos 2 थीटा बाई 2 ऐसे। इससे क्या फायदा हुआ, cos 2 थीटा के फार्मूले में आ गया, जहां थीटा के स्थान पर हो जाएगा थीटा बाई 2। अब बच्चों 1 को हमें कुछ करके कैंसिल करना है, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में आंसर लाना है। 2 1 माइनस cos 2 थीटा को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन इसको लिखेंगे तो 1 कैंसिल नहीं होगा, या लिख सकते हैं cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ के अंदर बच्चों इसके स्थान पर आ जाएगा, इसके स्थान पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा जो है 2 थीटा, थीटा के स्थान पर यहाँ क्या है थीटा बाई 2, ये बच्चों आ गया थीटा बाई 2 ऐसे ऐसे। सॉल्व करेंगे इसको तो ये बच्चों कुछ ऐसे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होके 4 बन जाएगा, 4 बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 ऐसे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। और अगर यही आंसर हो गया तो हमारा करेक्ट चॉइस जो यहाँ के अंदर होगा दिस विल बी ऑप्शन ए। करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 35। बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है, लेट क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया मान लीजिए C इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे। वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी ए और बी का जो रिजल्टेंट है दिस इज वेक्टर C। कहा वेक्टर C का मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेक्टर ए का मॉडुलस। यहां पे हमें करेक्ट वाला खोजना है बच्चों। C का मॉडुलस हमेशा A से ज़्यादा होगा। दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है बच्चों, ये जो C हमारे पास होगा बच्चों, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ऐसे कह लीजिए C, उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ के अंदर आ जाएगी A प्लस बी और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी A माइनस बी ऐसे। इन्हीं के बीच में बच्चों ये लाई करता है ऐसे ऐसे। जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है बच्चों, उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम और डिफरेंस के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है। तो सवाल में हमसे कहा है कि C का जो मॉडुलस है यानी C का मैग्नीट्यूड, सिंपली C बोल दीजिए, वो हमेशा A से ज़्यादा होगा। हमेशा A से ज़्यादा होगा, जरूरी नहीं है सर। हो सकता है A की वैल्यू 10 रही हो और B की वैल्यू यहाँ के अंदर 8 रही हो और ये वाला केस बना हो तो 2 भी आ सकता था, यानी C की वैल्यू A से कम भी आ सकता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी में कहा इट इज पॉसिबल टू हैव C लेस देन ए, बिल्कुल पॉसिबल है, कह रहा पॉसिबल है ऐसा कि C का मॉडुलस A के मॉडुलस से कम हो और B के मॉडुलस से भी कम हो, बिल्कुल हो सकता है सर। अगर यहाँ इसको 10 इसको 8 मान लें तो यहीं पर आप देख लीजिए एक एग्जाम्पल, 10 माइनस 8 दैट मीन्स 2। ये जो 2 आया C की वैल्यू ये A से भी कम है B से भी कम है, इसका मतलब B ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पर बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारा हो गया दिस इज ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी बच्चों यहाँ करेक्ट चॉइस हो गया। और भी चेक करें तो कह रहा C इज ऑलवेज इक्वल टू A प्लस बी, नहीं सर,
C का मॉडुलस कह रहा है A प्लस बी के बराबर, A का मॉडुलस प्लस B का मॉडुलस होगा, जो कि तभी होगा जब A और B के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। ये वाला केस कह रहा हमेशा C की वैल्यू इतने के बराबर होगी, नहीं, हमेशा कहाँ होगी, C इज नेवर इक्वल टू A प्लस, कह रहा C A प्लस B के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, ये भी बात गलत कह रहा है। तो यहां पर बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। देखें आप लोग, इसमें कहा गया है द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू इफ। क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों, इसमें यह कहा गया है कि कोई वेक्टर है जिसका नाम r है, मान लीजिए यहां x एक्सिस हो, यहां y हो। बच्चों यहां पे ये रहा वेक्टर r, कह रहा है इसका कंपोनेंट x के अलोंग मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस r का जो कंपोनेंट x के अलोंग होगा, जिसको हम rx बोल दें, तो rx की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास या r cos थीटा। अगर आप ये कहना चाहते हो कि ये वाला कंपोनेंट मैक्सिमम हो, तो इसके लिए बच्चों cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। बच्चों cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम लाने के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री। cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम और मैक्सिमम cos थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये तब होगा जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आए। मतलब अगर x कंपोनेंट में मैक्सिमम लाना चाहता हूं तो ये वेक्टर r दिस शुड बी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लाने का मतलब हो गया कि r का वास्तविक पोजीशन x एक्सिस के अलोंग होगा। मतलब ये वाला सिचुएशन बनेगा, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y। वेक्टर r बच्चों अगर x के अलोंग है तो पूरा x कंपोनेंट r के बराबर ही हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं ऑप्शन में जाके खोजूं कि कौन सा यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा, तो बच्चों यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है दिस इज ऑप्शन बी। यहाँ करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन बी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 36। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग देखें, इसमें कहा गया है द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज आर मेजर्ड बाई अ थर्मामीटर। थर्मामीटर से बच्चों टेम्परेचर का मेजरमेंट किया गया और टेम्परेचर जो यहाँ के अंदर आ रहा है, किसी बॉडी का टेम्परेचर यहाँ के अंदर आया T1, दिस इज इक्वल टू 20 डिग्री C प्लस माइनस 0.5 डिग्री C, और T2 यहाँ पर बच्चों दूसरा टेम्परेचर आ रहा है 50 डिग्री C प्लस माइनस 0.5 डिग्री C, ऐसे। ठीक है, यहां पर हमसे पूछा गया है कि सर आप ये बताइए इन दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा। तो बच्चों दोनों के टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा डेल्टा टी, वो हो जाएगा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। यहां के अंदर बच्चों डेल्टा टी की वैल्यू सिंपली T2 माइनस T1 होगा। बच्चों T2 माइनस T1 मेन वैल्यू ये है 50 माइनस 20, यहां पर आ गया 50 माइनस 20, दैट मीन्स 30 डिग्री C। अब टेम्परेचर में डिफरेंस को पूरा एरर सहित अगर मुझे एक्सप्रेस करना हो तो देखो, अगर हम एरर को छोड़ के देखें तो यहां 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा। और बच्चों जब ऐसा कोई सिचुएशन होता प्लस हो यहाँ या माइनस हो, लेकिन जब एरर की बात होती है तो एरर हमेशा यहाँ जुड़ता है, एरर हमेशा यहाँ ऐड होगा ना कि सब्ट्रैक्ट होगा। तो 0.5 प्लस 0.5 बच्चों यहाँ दोनों के जो एरर्स हैं वो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पर दोनों के एरर्स आपस में बच्चों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पर जो डेल्टा T1 होगा और यहाँ डेल्टा T2 होगा, दोनों जुड़ करके बच्चों यहाँ रिजल्टेंट एरर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.0 डिग्री C, ऐसे यहाँ प्लस या माइनस। एरर बच्चों हमेशा जुड़ता है, ऐसा नहीं होगा कि दिस माइनस दिस कर देंगे और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के लिए जो करेक्ट आंसर हमारा होगा, और बच्चों ये जो दोनों थे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर मैं देखूं तो 1 1 दोनों में थे। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास इसको 1.0 ना लिखकर सिंपली हम 1 लिखेंगे, यहाँ के अंदर आ जाएगा 1 डिग्री सी, 30 डिग्री सी प्लस 1 डिग्री सी, ये पूरा ही डिग्री सी में होगा। तो बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा दिस विल बी ऑप्शन ये। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ये वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 38। इसमें एक सिंपल सी बात हम लोगों से पूछा गया है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट यहाँ के अंदर इनकरेक्ट है, क्या गलत है। पहला ऑप्शन बोला गया है ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये तो बिल्कुल सही है। सिग्निफिकेंट फिगर को एक्सप्लेन करने में सबसे पहला पॉइंट यही आता है, सभी नॉन जीरो डिजिट जितने भी होंगे कहीं भी होंगे सब सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। ऑल दी जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, बिल्कुल सही है। दो नॉन जीरो के बीच में जितने जीरो पाए जाएंगे सब सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर देखे जाएंगे। और बच्चों अगला करा ग्रेटर दी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ ये मेजरमेंट स्मॉलर विल बी दी परसेंटेज एरर, बिल्कुल जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों किसी नंबर में होगा उसमें एरर की संभावना उतनी ही कम होगी। यहाँ पर बिल्कुल सही बोला गया है। डी ऑप्शन में कहा गया दी पावर ऑफ 10 इज काउंटिंग दी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। 10 का पावर जो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाता नहीं सर, यही गलत है। यहाँ पे पूछा है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ के अंदर बच्चों गलत होगा। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने में यहाँ 10 की पावर से कोई मतलब नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर हमारा होगा, करेक्ट सिलेक्शन होगा। यहाँ गलत वाला ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा दिस करेक्ट चॉइस विल बी ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग देखें, इसमें कहा गया है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। दो वेक्टर ए और बी हैं, वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच में एंगल थीटा है। द एंगल बिटवीन ए और बी विथ दियर रिजल्टेंट। क्वेश्चन नंबर बच्चों 39 की बात हम लोग करेंगे। यहाँ के अंदर दो वेक्टर्स हैं, एक हमारे पास वेक्टर है बी और एक वेक्टर यहाँ के अंदर है ये, एक वेक्टर है ये। बच्चों यहाँ इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। सवाल में ये कहा गया है कि इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ये का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो बच्चों उनका रिजल्टेंट उनके बीचों बीच से जाता है। अगर इनका रिजल्टेंट आर है, जिसको मैं लिख दूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये आर बच्चों वेक्टर बी से कितना एंगल बनाएगा, हाफ। थीटा अगर ये पूरा है तो हाफ इधर, थीटा बाई 2। हमसे यही पूछा गया है कि बताइए रिजल्टेंट वेक्टर ए या वेक्टर बी से कितना एंगल बनाएगा। वेक्टर ए से भी थीटा बाई 2 बनाएगा और वेक्टर बी से भी थीटा बाई 2 बनाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर हो गया रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच में जो एंगल होगा दिस विल बी थीटा बाई 2, या उसने या करके पूछा है, दोनों जवाब एक ही होगा। वेक्टर आर और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल होगा वो भी थीटा बाई 2 होगा। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिस विल बी ऑप्शन बी। यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस हमारा होगा ऑप्शन बी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 39। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहा गया है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड पी। ए और बी का जो रिजल्टेंट है बच्चों उसका जो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का है वो पी के बराबर है। इफ बी इज रिवर्स देन दी मैग्नीट्यूड ऑफ की। जब उसको रिवर्स कर दिया जाता है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पी ना रहकर क्यू हो जाता है। उसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एक सिंपल सा प्रश्न आपके सामने रखा गया है। दो वेक्टर्स हैं जिनका नाम ए है और बी है। इन दोनों का रिजल्टेंट का मतलब अगर बोला ना जाए तो रिजल्टेंट का मतलब होता है सम का रिजल्टेंट, और सम का रिजल्टेंट यहाँ के अंदर दिया गया है दिस इज वेक्टर
दिस इज रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर p के बराबर है। यहाँ पर बच्चों हम p ही सीधे लिख दें ऐसे। यहाँ पर बच्चों रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कितना आएगा p, ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है। यहाँ पर बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करें तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर a और b के बीच में एंगल थीटा है तो स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरा इक्वल टू क्या हो जाएगा p। ठीक है, यहाँ पर बच्चों दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ p का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कहा गया है, फिर अगला कंडीशन यहाँ बताया गया है, अगर b को रिवर्स कर दिया जाए। जब b को बच्चों रिवर्स करेंगे तो ये प्लस b का रिवर्स फॉर्म आ जाएगा माइनस b, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस b। तो उस समय जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड q है, उसको सीधे सीधे q मान लूँ। इसका मैग्नीट्यूड क्या बचा q। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड का बच्चों में मैग्नीट्यूड लूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस नहीं बल्कि यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 2ab cos थीटा, ऐसे हो गया। दिस विल बी इक्वल टू q, ये स्क्वायर रूट के अंदर इतना इक्वल टू q। स्क्वायर रूट बच्चों में हटाऊंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा q स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड करने जाऊं तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स आप यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस आप b स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू p स्क्वायर प्लस आप क्या हो जाएगा q स्क्वायर। हमसे पूछा है यही वैल्यू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू बताइए, जो कि हो जाएगा 2 टाइम्स आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ बच्चों करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा दिस विल बी ऑप्शन ए। करेक्ट चॉइस विल बी हियर ऑप्शन ए। ओके बच्चों, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कहा गया है द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सच दैट द यूनिट वेक्टर्स दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब बच्चों होता है परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर यहाँ है बच्चों 41। सॉल्यूशन दो वेक्टर हैं, एक को लिखा गया है 2i कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ j कैप प्लस बच्चों यहाँ पर k कैप। दिस मच इज डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 5 प्लस ऑफ लैम्डा का स्क्वायर। और दूसरा वेक्टर बच्चों यहाँ पर है दिस इज i कैप माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ j कैप प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ k कैप। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 14। यहाँ पर बच्चों ये बताया गया कि ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर बच्चों दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो इन दोनों वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या आएगा 0। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये बात पक्का हो जाता है कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो बच्चों 0 के बराबर आएगा। और अगर ये 0 के बराबर आ रहा है तो यहाँ पर देखो बच्चों i, ये तो खैर छोड़ो, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर, फर्क नहीं ये डालेगा। न्यूमरेटर को देखो, i के कोएफिशिएंट का i से 2 इंटू 1 दैट इज 2, और यहाँ लैम्डा इंटू -2, यहाँ -2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, और यहाँ पर 1 इंटू 3 प्लस ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ के अंदर ये वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए, मतलब इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस ऑफ 3 दिस शुड बी इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ हो जाएगा 5 माइनस ऑफ 2 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि 2 लैम्डा इक्वल टू 5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ के अंदर बच्चों लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी बच्चों 5/2। लैम्डा की वैल्यू 5/2 आने का मतलब हुआ यहाँ हमारा करेक्ट चॉइस हो गया बच्चों ऑप्शन बी। करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर आ गया ऑप्शन बी। ओके बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है अ वेक्टर मेक्स सेम एंगल थीटा फ्रॉम x, y एंड z एक्सेस रेस्पेक्टिवली, देन थीटा विल बी इक्वल टू। बच्चों कोई वेक्टर है और वो वेक्टर x के साथ, y के साथ और z के साथ सेम एंगल बना रहा है। तो कह रहा है यहां पर अगर सेम एंगल थीटा बना रहा हो, वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 42। देखिए
कोई वेक्टर बच्चों x के साथ y के साथ और z के साथ सेम एंगल बना रहा है, ये रहा x ये रहा y और यहाँ कहीं होगा z। मैं ऐसे बना देता हूँ। यहाँ पर बच्चों कोई वेक्टर मैंने लिया और ये वेक्टर x के साथ भी थीटा जिसको हम लोग अल्फा लिखा करते थे, y के साथ बीटा जिसको यहाँ थीटा के बराबर मान के चलेंगे, x के साथ अल्फा जो कि थीटा दिया हुआ है, और z के साथ हम लोग गामा एंगल मानते थे जो कि यहाँ पर थीटा दिया हुआ है। डायरेक्शन कोजाइंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था बच्चों वेक्टर पढ़ाते समय, और वहाँ मैंने आपको बताया था कि अल्फा बीटा और गामा इन तीनों का अगर हम यहाँ कॉस ले लें तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की जो भी वैल्यू आती है अलग अलग, उन्हीं को हम डायरेक्शन कोजाइंस का नाम देते हैं। और एक इक्वेशन डिराइव कराया था जिसमें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू हमने प्रूव कराया था 1 के बराबर होता है। इस क्वेश्चन में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू थीटा है, तो अल्फा के जगह भी थीटा, बीटा के जगह भी थीटा और गामा के जगह भी थीटा रख लीजिए। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, this will be equal to 1. That means 3 times of cos square theta, this will be equal to 1. मेरे प्यारे बच्चों cos square theta की वैल्यू आ जाएगी 1/3। इसका मतलब cos theta की वैल्यू यहाँ के अंदर आ गया 1/√3। That is quite easy to say now, theta will be here cos इनवर्स में 1/√3 ऐसे आ गया। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर करेक्ट चॉइस आपका आ गया कॉस इनवर्स 1/√3, और ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट मैचिंग है। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों आप लेंगे ऑप्शन बी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहा गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ये वेक्टर विथ इटसेल्फ इज। मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, अगर किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट स्वयं उसी वेक्टर के साथ लिया जाए तो उसका जो रिजल्ट आता है वो एक जीरो वेक्टर मिलता है, नल वेक्टर मिलता है। मैं आपको बता चुका हूं, आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप के साथ लीजिएगा जीरो वेक्टर मिलेगा, जे कैप का जे कैप के साथ लीजिएगा जीरो वेक्टर मिलेगा, के कैप का के कैप के साथ लेंगे जीरो वेक्टर मिलेगा, वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट स्वयं वेक्टर ए के साथ लेंगे जीरो वेक्टर मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट चॉइस होगा, वो होगा बच्चों ऑप्शन डी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे कहा गया है डायरेक्शन कोजाइंस ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए को ए का कोऑर्डिनेट मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 44, दो पॉइंट्स यहाँ के अंदर दिए गए हैं ए और बी। यहाँ पर बच्चों वेक्टर ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, इसका बच्चों पॉइंट मेंशन है 1 2 -3 1 2 -3, और वेक्टर बी का जो पॉइंट मेंशन है दिस इज -1 -2 1 -1 -2 एंड 1। ऐसे हमसे कहा गया डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, कोई वेक्टर है वो ए से बी की ओर जा रहा है। मान लो बच्चों यहाँ पे कोई वेक्टर मैंने लिया, ये रहा हमारे पास x एक्सिस, ये रहा y और ये रहा z। कोई वेक्टर पॉइंट ए से शुरू होकर पॉइंट बी तक जा रहा है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया है। इसकी मदद से बच्चों मैं ए का पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूँ आर ए, और बी का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से मिला दूंगा, बताया है आपको। यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा आर बी, और ए से बी के डायरेक्शन में जो वेक्टर मिलेगा इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। बच्चों आर को मैं निकालूंगा तो यहाँ के अंदर हमारे पास आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, यानी आर बी माइनस आप क्या आ गया आर ए। फाइनल पॉइंट उसको कहेंगे जिस पर जाके पहुंच रहे हैं, इनिशियल पॉइंट उसको कहेंगे जहां से हम चले हुए हैं। तो बच्चों इस तरह से आ गया आर बी और आर ए। बच्चों आर बी की जो वैल्यू होगी
यहां से देखें आप लोग, आर बी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -1 इंटू आई कैप। -1 लिखूं ना लिखूं, x इंटू आई कैप, y इंटू जे कैप, z इंटू के कैप, तो यहां पर हो जाएगा -2 इंटू जे कैप, यहां पर हो जाएगा बच्चों +1 इंटू जे कैप, सिंपली जे कैप लिख दिया। और आर ए अगर इस वेक्टर को मैं लिखूं बच्चों तो ये आपका आ जाएगा x इंटू आई कैप मीन्स सिंपली आई कैप हो गया, +2 इंटू जे कैप, -3 टाइम्स ऑफ इंटू के कैप, ऐसे हो गया, यहाँ के कैप रहेगा ऐसे। ठीक है बच्चों। अब आपसे पूछा गया है आर बी माइनस आर ए। मेरे प्यारे बच्चों आर बी माइनस आर ए, यहां पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आर बी माइनस आर ए मतलब माइनस आई कैप माइनस आई कैप, माइनस करना है ना, माइनस करना है तो यहां ऐसे कर लेंगे बच्चों। ये आ जाएगा आर बी माइनस आर ए, आर बी यहां पर मैं सीधे लिख रहा हूं ये आ जाएगा -2 आई कैप, फिर हो जाएगा बच्चों -4 जे कैप, और फिर हो जाएगा बच्चों यहां पर +4 टाइम्स ऑफ के कैप, ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब बच्चों मुझे इस वेक्टर का डायरेक्शन कोजाइंस लेना है, इस वेक्टर का जो ए से बी के साइड जा रहा है। तो यहां पर डायरेक्शन कोजाइंस में हमें निकालना होगा कॉस अल्फा, यहां निकालना होगा कॉस बीटा, यहां निकालना होगा कॉस गामा। ये तीनों की वैल्यू मुझे बतानी है। कॉस अल्फा को हम लिखते थे ax अपान ये, यहां जिसको हम ax लिखते थे उसकी जगह x आ जाएगा सिंपली, और जिसको हम ये लिखते थे वहां r का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जिस वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं ये नहीं है, वो बच्चों क्या है, वो हमारे पास r है। और यहां के अंदर बच्चों इसी तरह से यहां पर आ जाएगा ये y अपान ये, क्योंकि यहां पर जिस वेक्टर की बात करें उसका y कंपोनेंट सिंपली y में लिखूंगा, और r का इसका पूरा वेक्टर बच्चों यहां r में लिखूंगा, r का मैग्नीट्यूड सिंपली। इसी तरह से ये z अपान ये ऐसे फार्मूले में होता था, तो यहां हो जाएगा z/r ऐसे। ठीक है। x की वैल्यू इसमें बच्चों कितनी है, -2 डिवाइडेड बाई इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं निकालूंगा, यहां रफ कर लेता हूं, r का मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट में -2 का स्क्वायर दिस मीन्स 4, -4 का स्क्वायर मीन्स +16, और 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16। यहाँ पर बच्चों 32 + 4 36, यानी r का मैग्नीट्यूड आ गया 6, यहाँ रख लेते हैं। ये आ जाएगा बच्चों -1/3। y की वैल्यू यहाँ -4 है डिवाइडेड बाई r का मैग्नीट्यूड 6। बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -2/3। इसी तरह से z की वैल्यू यहाँ के अंदर 4 है डिवाइडेड बाई r की वैल्यू यहाँ के अंदर 6 हो जाएगा, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा तो आ जाएगा 2/3। इस तरह से -1/3 -2/3 एंड 2/3 इसका आंसर होगा। और बच्चों यहाँ के अंदर अगर मैं जाके देखूँ करेक्ट चॉइस यहाँ के अंदर कौन सा मिलेगा, तो वो होगा ऑप्शन, यहाँ आप देख सकते हैं करेक्ट चॉइस जो यहाँ मुझे दिख रहा है, दिस इज ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कहा गया है रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर कैन नॉट बी 0। कौन सा ऐसा है जिसका रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता। बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 45 एंड इट्स सॉल्यूशन। पहला ऑप्शन दिया है 2 3 और यहां के अंदर बच्चों एंड ऐसे लिखा है एंड 4। मैंने कहा था इस तरह से अगर सेट दिया हो और ये पता लगाना हो किसका रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है या कहां पर रिजल्टेंट 0 पॉसिबल नहीं है, तो बच्चों कोई भी 2 उठा लीजिए, शुरुआत वाले 2 ज्यादा इजी रहता लेना। यहां पर इन दोनों के रिजल्टेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए। मिनिमम तो 2 और 3 का डिफरेंस मीन्स 1 आएगा, और इन दोनों की रिजल्टेंट का मैक्सिमम 2 + 3 दैट मीन्स 5 आएगा। हम ये देखेंगे क्या अगला वाला इन दोनों के मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है। जवाब मिलेगा यहाँ पे फिलहाल हाँ, 1 और 5 के बीच में बच्चों यहाँ पर 4 आ रहा है, तो यहाँ पर 0 रिजल्टेंट पॉसिबल होगा। ऑप्शन बी में कहा गया है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड यहाँ के अंदर बच्चों कितना दिया 3। इन दोनों को पकड़ते हैं, इन दोनों के रिजल्टेंट का मिनिमम 1 आएगा, 2 - 1, 2 डिफरेंस 1, 1 डिफरेंस 2, 1 आ गया। और बच्चों इन दोनों के रिजल्टेंट का मैक्सिमम इन दोनों के सम के बराबर दैट मीन्स 3 आएगा।
अब बच्चों देखना है अगला वाला जो बचा क्या इसके बाउंड्री में आ रहा है, क्या बराबरी पे आ रहा है? हाँ, बराबरी पे आ रहा है, मैक्सिमम के बराबर है, तो इसका रिजल्टेंट भी 0 पॉसिबल है। ऑप्शन सी में देखें, कहा गया 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड यहाँ के अंदर दिया गया 5। बच्चों 2 और 3 का जो मिनिमम वैल्यू होगा दोनों के डिफरेंस के बराबर, दैट मीन्स 1, और इन दोनों के रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा बच्चों ये आपके पास आ जाएगा कितना, 5। सब लोग सीखें। अगला जो बचा चेक करेंगे क्या इसके बाउंड्री पे या बराबरी पे आ रहा है? हाँ, 5 के बराबर ये आ रहा है, तो यहाँ पर भी 0 रिजल्टेंट पॉसिबल होगा। अगला जो यहाँ दिया है ऑप्शन डी, अब एक ही बचा तो ये तो होना ही होगा। यहाँ के अंदर बच्चों 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, अगर इन दोनों का बच्चों में मिनिमम, इन दोनों के रिजल्टेंट का मिनिमम निकालूं 1 आएगा, और इन दोनों के रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, 3। अब सवाल ये उठा कि 1 और 3 के बीच में या बराबरी पे क्या अगला वाला है? नहीं सर, अगला वाला तो मैक्सिमम से भी ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें बैलेंसिंग कभी ना हो पाएगा और 0 रिजल्टेंट लाना यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। और इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमसे यही पूछा कहाँ नहीं हो सकता 0 रिजल्टेंट, तो करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा इस क्वेश्चन में वो होगा ऑप्शन डी। समझ में आया बच्चों? ये था एक्सप्लेनेशन इस पेपर का बच्चों जो अभी आपके यहाँ हुआ है ऑनलाइन टेस्ट, जो कि था टेस्ट नंबर 2। आई होप आप लोगों ने अच्छा किया होगा। अगर आपसे पेपर खराब भी हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन करने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज थोड़ा आपका खराब भी पेपर हुआ होगा, बिल्कुल मत टेंशन लीजिएगा और प्रयास करिएगा। कमियों को अपनी ढूंढ ढूंढ के निकालिएगा और उस पर प्रहार करिएगा, उसको दूर करने का प्रयास करिएगा। आई होप बहुत अच्छा होगा। अगला टेस्ट अगर 1 नंबर भी आप आगे जाते हैं, जितना इसमें पाए हैं उससे थोड़ा सा भी इंप्रूव करते हैं, इट मीन्स आप प्रोग्रेसिव मैनर में जा रहे हैं। कोशिश करिए बच्चों जो आपका नंबर आए वो कभी डिक्लाइन ना होने पाए, हमेशा उसमें इंप्रूवमेंट आपको दिखाना है, और ये इंप्रूवमेंट आपको उस लेवल तक ले जाना है कि उस इंप्रूवमेंट के बल पे आप पूरी इंडिया में, ऑल इंडिया में अपना एक अच्छा खासा पोजीशन बना पाएं। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेफ रहिए। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी दुआएं। धन्यवाद बच्चों।